गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भारत पहुंच चुके हैं। एंड भारत पहुंचने पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका यहाँ पे स्वागत किया एयरपोर्ट के ऊपर। एंड साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर एक्स पर लिखा कि मेरे जो फ्रेंड, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन, उनको यहाँ पे भारत आने के ऊपर उनको शुभकामनाएं दी। एंड साथ ही साथ किस तरह से भारत और रशिया के जो फ्रेंडशिप है वो सदियों सदियों से हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, उसको आगे भी कैसे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, ये जो बात है ना फ्रेंड वाली, ये पहले जो फ्रेंड वाली बात है ये हम डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे, बट अब थोड़ा सा उसका इस्तेमाल कम हो रहा है। बट हमारी रशिया के साथ जो रिश्ते हैं, देखो, हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं। रशिया ने मुश्किल समय के अंदर भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी है। एंड दोनों देश एक दूसरे के साथ डटकर हमेशा से खड़े रहे हैं। अब ये जो पर्टिकुलर विजिट है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यूएस और यूरोपियन देश हैं वो इस पर्टिकुलर विजिट को बहुत गहराई से देख रहे होंगे। एंड इस पर्टिकुलर विजिट में ना बहुत सारी डिस्कशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, S-400 की डिलीवरी के ऊपर क्या प्रोग्रेस है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन हो सकता है। प्लस आपका जो ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन हो गया, कैसे दोनों देश मिलकर साथ में काम कर सकते हैं। भारत जो एक विजन लेके चला हुआ है आत्मनिर्भर भारत का, राइट, उसके साथ कैसे काम होगा। प्लस एट द सेम टाइम डिफेंस प्रोडक्शन को और कैसे इंप्रूव किया जाना है। कुछ जो नीश टेक्नोलॉजीज होती हैं उनके अंदर क्या क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके साथ साथ हमारा जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन होगी। हमारे यहाँ पे जो चेन्नई और वहाँ व्लादिवोस्तोक, ठीक है, व्लादिवोस्तोक चेन्नई जो कॉरिडोर है उसके माध्यम से कनेक्टिविटी कैसे बेहतर होगी, ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगी। एक डिस्कशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका आर्कटिक में कॉपरेशन। भारत के लिए भी आर्कटिक रीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। एंड डेफिनेटली दोनों देश कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग कुछ डील्स आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती हैं। जो भी इसका आउटकम निकलेगा, विल बी डिस्कसिंग इट इन द कमिंग सेशंस। इसके अलावा एक मुद्दा आप लोगों ने सुना भी होगा कि इंडिगो की 550 के करीब करीब फ्लाइट्स जो है ना वो कैंसिल हो चुकी हैं। देखो, एक मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। आप में से हो सकता है कुछ बच्चे आने वाले दिनों में अपने इंटरव्यूज देने दिल्ली आए, राइट। तो उनके लिए रिकमेंडेशन यही है कि देखो, आप फ्लाइट्स पहले से बुक करवा लें। एंड 4-5 दिन ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिगो का ये जो प्रॉब्लम है ये हो सकता है एग्जिस्ट करे। तो इफ़ योर इंटरव्यू इज कमिंग वीक में, तो उस केस में आप अपनी इंडिगो से फ्लाइट ना बुक करवा के किसी और की फ्लाइट आप बुक करवाएं, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आए। अब इसके पीछे कारण क्या है सर, क्यों इतनी इंडिगो की फ्लाइट बुक वो हो रही है, कैंसिल हो रही हैं। जबकि इंडिगो तो जाना जाता है कि टाइमली वो अपने पैसेंजर्स को पहुंचा देता है। देखो, बिल्कुल इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, बट अभी क्या हुआ है ना, हमारे सामने लाए गए हैं फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स। ये नए रूल्स आए हैं। इस नए रूल्स की वजह से क्या हो रहा है, कितने घंटे आपके पायलट मैक्सिमम फ्लाई कर सकते हैं। और पायलट के साथ साथ इवन आपका जो बाकी जो क्रू होता है, ठीक है, जो आपके एयर होस्टेस और जो बाकी और क्रू होता है, उसके ऊपर भी लिमिट लगाई गई है कि कितने घंटे वो मैक्सिमम फ्लाई कर सकते हैं, कितना मिनिमम उनका रेस्ट पीरियड होगा। इसके ऊपर भी यहाँ पे इसका भी गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं। अब इससे क्या हो रहा है, पायलट और कैबिन क्रू की कमी हो रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं क्रू शॉर्टेज होने की वजह से यहाँ पर इंडिगो को कई सारी फ्लाइट्स यहाँ पे कैंसिल करनी पड़ रही हैं। राइट दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। डेट है आज की 5 दिसंबर 2025। एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो डीसिब के रिगार्डिंग है। डीसिब मतलब डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। देखो, इनको ना पॉपुलरली हम जानते हैं टू बिग टू फेल के नाम से। कहने का मतलब, कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जो बहुत साइज में बड़े होते हैं। अब अगर वो फेल हो जाएं तो कहीं ना कहीं पूरी देश की जो अर्थव्यवस्था है वही डूबने की हालात में आ सकती है। ऐसे बैंक्स को हम बोलते हैं डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। अब आरबीआई ने जो सिस्टम था ना ये 2014 में स्टार्ट किया, ताकि कुछ ऐसे बैंक्स आइडेंटिफाई करें एंड उनको हम यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर रखें। अब सवाल ये आता है कि सर कैसे पता लगता है कि कोई बैंक है इस लिस्ट में या नहीं है। देखो, इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। पहला है साइज ऑफ द बैंक, मतलब टोटल एक्सपोजर। टोटल एक्सपोजर मतलब कितना लोन दिया हुआ है, कितने एसेट्स हैं उसके एज कंपेयर टू इंडियाज जीडीपी, वो देखा जाता है। इसके साथ ही साथ इंटरकनेक्टेडनेस। देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि एक बैंक
दूसरे बैंकों के साथ कनेक्टेड होता है। एक बैंक डूबने का मतलब बाकी और कई सारे बैंक डूबना, तो वो भी पॉइंट देखा जाता है। इसके साथ ही साथ लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या आपको लगता है कि एसबीआई बैंक का कोई सब्स्टिट्यूट है? अगर एसबीआई ना हो तो क्या और कोई बैंक पूरा का पूरा उसका काम कर पाएगा? आंसर इज नो। इसी तरह से उसकी बैंक की जो ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी, इन सभी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर देखा जाता है बैंकों को। एंड जो बैंक इन क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं उनको हम डी सिप बैंक यहाँ पे बोल देते हैं। तो अभी आरबीआई ने जो लेटेस्ट लिस्ट निकाली है ना, इसमें उन्हीं तीनों बैंकों को कंटिन्यू किया गया है जो पिछले साल भी थे। दैट इज एसबीआई, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक। ये तीनों बैंक यहाँ पे आपके डी सिप कैटेगरी के अंदर हैं। अब आपका सवाल ये आएगा कि सर क्या डी सिप होने का कुछ फायदा होता है या कुछ नुकसान होता है? देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों ने बेसल नॉर्म्स पढ़े होंगे, उसमें आपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के बारे में पढ़ा होगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का मतलब होता है कि आपके बैंक के पास कितनी कैपिटल है एज कंपेयर टू रिस्क वेटेड एसेट्स। कहने का मतलब जो भी आपके एसेट मतलब लोन, बैंक के लिए जो लोन होता है वो एसेट होता है। जो भी आपके बैंक के एसेट्स या लोन्स हैं उनके साथ आप रिस्क अटैच करते हो एंड देखते हो कि क्या एडुकेट कैपिटल है आपके पास कोई भी प्रॉब्लम को बियर करने की। जितनी ज़्यादा कैपिटल होगी उतना ही बैंक ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज़्यादा होना कहीं ना कहीं बैंक की स्टेबिलिटी को हमारे सामने यहाँ पे दर्शाता है। तो एक्चुअली पता क्या है, ये जो डी सिप बैंक है ये हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और अगर मान लो ये डूब गए तो देश की अर्थव्यवस्था में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं ना इनको, इनके लिए हम एडिशनल क्राइटेरिया निकालते हैं कि आपको देखो वो सब काम तो करने ही करने हैं जो बाकी नॉर्मल बैंक्स को करने हैं, उसके अलावा आपको अलग से थोड़ा पैसा साइड में रखना पड़ेगा। क्यों? ताकि आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो एक्चुअली पता क्या होता है, इनके लिए बकेट्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक जो है ना वो बकेट 1 में है, एचडीएफसी बैंक बकेट 2 में है और एसबीआई बकेट 4 में है। तो आईसीआईसीआई बैंक को 0.2% रिस्क वेटेड एसेट्स का एडिशनल रिक्वायरमेंट के फॉर्म में रखना है। एक्चुअली पता क्या है, जो मैं बात कर रहा था कैपिटल की, तो कैपिटल में भी पार्ट होते हैं आपका टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल बहुत ही शानदार कैपिटल होती है, ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक स्टेबिलिटी। तो एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआई बैंक को ये जो है ना टीयर 1 कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल ये ज्यादा रखनी होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल बैंक। जितना नॉर्मल बैंक रख रहे हैं उससे 0.2% एडिशनल आईसीआईसी के लिए, 0.4% एचडीएफसी के लिए एंड 0.8% आपके एसबीआई के लिए यहाँ पे होता है। इससे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये ज़्यादा एफिशिएंट बन जाते हैं, ये ज़्यादा एक तरह से ज़्यादा स्टेबल बन जाते हैं। और ये कंटेजियन रिस्क के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है। कंटेजियन मतलब कि देखो कई बार आपने देखा होगा ना कि असेंबली के अंदर साइकिल होती हैं, मतलब अगर आप स्कूल गए हो तो स्कूल में एक ऐसा जगह होती है जहाँ सारे साइकिल पार्क किए होते हैं। अगर आपने एक साइकिल को धक्का दिया तो एक साइकिल नहीं गिरेगा, उसके साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे साइकिल यहाँ पे गिर जाते हैं। मुझे तो याद है कि ऐसे एक साइकिल को धक्का मारते थे हम तो सारे साइकिल ऐसे गिर जाते थे। तो वो होते हैं कंटेजियन रिस्क। इससे कहीं ना कहीं बचने के लिए यहाँ पे डी से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये जो कॉमन इक्विटी टियर है इसमें क्या आता है, कॉमन शेयर्स आ गया, स्टॉक सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स कुछ बैंक्स की, राइट, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। इसको कहीं ना कहीं कभी भी नुकसान होता है उसको टैकल करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से 5 बकेट्स होती हैं, मैंने आपको बता दिया कौन किस किस बकेट के अंदर है। ध्यान रखना कि बाकी सारी चीजें जो है बेसल 3 नॉर्म्स की वो तो आपको करनी ही करनी है, उसके अलावा ये जो काम है ये एडिशनल आपको रखना है जो बकेट्स वाली मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर चार्ज जो है ना ये एडिशनल है एज कम्पेयर टू कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो कि सीसीबी होता है। तो एडिशनल काम ये करना होता है ताकि स्टेबिलिटी यहाँ पे बनी रहे। तो 3 बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई। और ये कौन निकालता है, ये आरबीआई निकालता है, ठीक है। हर साल इस तरह से एनुअली आरबीआई अपने डीसिप फ्रेमवर्क के अंतर्गत इस तरह से जो लिस्ट है वो रिलीज करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द टॉपिक ऑफ साइबर स्लेवरी। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो कई बार ना आप लोगों ने कहीं एडवर्टीजमेंट्स देखी होंगी, कभी यूट्यूब के ऊपर, कभी टेलीग्राम के ऊपर, कभी पैम्फलेट छपे होते हैं, आपने गलियों के अंदर देखा होगा। उसमें ऐसे लिखा होता है कि म्यांमार में पाएं लाखों की नौकरी, थाईलैंड में आज ही कमाएं जाके 10 लाख रुपए। ऐसे ऐसे मतलब पैम्फलेट्स मतलब लिखे होते हैं कहीं की जगह के ऊपर, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई जिनके पास नौकरी नहीं होती
वो यहाँ पे इनको पढ़ते हैं एंड कई बार वो सोचते हैं कि चलो भाई म्यांमार चलते हैं, थाईलैंड चलते हैं, वहाँ लाखों रुपए की नौकरी ऑफर कर रहे हैं, तो वो चले भी जाते हैं। ठीक है, वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ जिस बंदे से वो मिलते हैं वो पहले तो उनका पासपोर्ट जब्त कर लेता है। ठीक है, फिर उनको बोलता है कि आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा, और काम भी पता कैसा, कहीं ना कहीं आपको साइबर क्राइम आपसे करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार आपको कॉल आते होंगे ना कि भैया अपना ओटीपी दे दो, अपना ओटीपी दे देंगे, आपका बैंक में ये दिक्कत आ गई है, अगर आपको बैंक का अकाउंट रिकवर करना है तो अभी के अभी ओटीपी दो, है ना। ऐसी ऐसी चीजें आपको कई बार डराने की कोशिश की जाती है, ऐसे ऐसे साइबर स्कैम्स आपके साथ करने की कोशिश की जाती है, ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह करवाए जाते हैं। ये दरअसल में और कोई नहीं, ये भारत के लोग ही कर रहे हैं। पर भारत के लोग भारत से नहीं, भारत के लोगों को झांसे से लेके वहां लेके जाया जाता है, थाईलैंड में, कंबोडिया में, म्यांमार में। वहां पर लोग उनका पासपोर्ट रख लेते हैं एंड उनसे फिर ये सारा काम करवाते हैं। ठीक है ना, अब वो भी बंदे मतलब वहां फंसे हुए हैं तो उनको भी करने पड़ते हैं ये सारे काम। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमें पिछले कुछ टाइम में देखने को मिले, और इसी का नाम हमने दिया है साइबर स्लेवरी। पिछले कुछ दिनों के अंदर 300 से भी ज्यादा भारतीय हमने म्यांमार से ऐसे वापस लेकर आए हैं जो फंसे हुए थे यहाँ पर इस तरह से, और इस तरह से कॉल सेंटर टाइप्स के कंपाउंड में वो काम करते हैं एंड इस तरह से इन्वेस्टमेंट स्कैम, फिशिंग, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह उनसे यहाँ पे करवाए जाते हैं। ये भी देखो एक तरह की स्लेवरी ही है, ठीक है, कि आपका पासपोर्ट रख लिया और आपसे साइबर क्राइम यहाँ पे करवाए गए, ठीक है ना। तो इस तरह से उनको महंगे महंगे जॉब ऑफर दिए जाते हैं कि आ जाओ थाईलैंड में आके काम करो, ठीक है, वो चले भी जाते हैं वहां जाके, फिर इस तरह से स्कैम्स उनके साथ यहाँ पे होते हैं। तो फोर्स्ड साइबर फ्रॉड हो गया, या फिर हाई प्रेशर स्कैम ऑपरेशन उनके साथ किए जाते हैं, या फिर जैसे आपका सर्वेलेंस, थ्रेट, फिजिकल अब्यूज, ताकि वो कहीं ना कहीं उनकी बात यहाँ पे माने, तो ये सारी चीजें की जाती हैं, राइट। एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि देखो ये कंट्रीज कौन सी हैं, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, ये साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज तो हैं। तो यहाँ पर इसका कारण ये है कि एक तो गवर्नेंस उतनी अच्छी नहीं है। अगर वहाँ की सरकारें अच्छी होती, अगर सरकार अपने कानूनों को अच्छे से पालना करती, तो शायद इस तरह की दिक्कतें ना आती, राइट। इसके साथ ही साथ वहाँ आर्म्ड ग्रुप्स आ चुके हैं बहुत सारे रेबल फैक्शन, जैसे म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया। वो कहीं ना कहीं उनको पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से चाहिए, पैसा इस तरह से हथियाना पड़ेगा साइबर क्राइम करके, तो वो सब चीजें हो रही हैं। बाकी कोविड आने के बाद ना वहाँ पे कैसीनो का, बेटिंग हब का जो बिजनेस था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बंद सा हो गया। तो फिर उसको सरवाइव करने के लिए, अपने पैसे को सरवाइव करने के लिए उन्होंने ये सब काम करना स्टार्ट किया। बाकी देखो अगर आपको जैसे थाईलैंड वगैरह जाना होता है ना, तो वहाँ वीजा ऑन अराइवल हो जाता है, तो आपको यहाँ से वहाँ जाने में कोई ज़्यादा खास दिक्कत भी नहीं आती। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिकर्स, विक्टिम्स को आराम से उधर वहाँ पे लेके जाया जाता है। इसके साथ ही साथ भारत में देखो अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है। तो कोई इंसान को ऐसा बोलता है ना कि तू भाई इधर आ जा, मैं तुझे नौकरी दिलवा दूंगा, तो कहीं ना कहीं हम भी झांसे में आ जाते हैं। तो ये सारे कहीं न कहीं कारण हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा साइबर स्लेवरी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज जियो पारसी स्कीम। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ना पारसीस की, ठीक है, तो आप इसके बारे में जानते होंगे। एंड पारसीस का हमारे देश की डेवलपमेंट के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टाटा ग्रुप की बात करूं, ठीक है, तो जमशेदजी टाटा, रतन टाटा जी, JRD टाटा, है ना, ये सब आपके दरअसल में पारसी ही रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें होमी जहांगीर बाबा जी की, ठीक है ना, तो जो कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर जिनको माना जाता है। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी की, जिन्होंने 1971 वॉर के अंदर भारत को विक्ट्री दिलवाई थी। तो डेफिनेटली सब पारसी ही थे, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पारसी जो हमारे भाई हैं उनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है देश की तरक्की के अंदर। पर एक बहुत बड़ी समस्या पारसीज के रिगार्डिंग हमें देखने को मिलती है, वो है कि पारसीज की जो पॉपुलेशन है ना, वो कम ही होती जा रही है। अगर मैं आपको इसके रिगार्डिंग नंबर्स दूं, तो 1941 में ऐसा माना जाता है कि लगभग 1,15,000 के आसपास आपके पारसी पॉपुलेशन थी भारत में। पर दोस्तों 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें कम होके ये नंबर 57,000 के आसपास आ गया। तो कंटिन्यूसली पारसीज की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। ऐसा क्यों? देखो कई रीजन है इसके पीछे के। कई तो ये हैं कि इनका फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम है, प्रोबेबली वन ऑफ द लोएस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, बहुत सारे पारसी कपल बच्चा कर ही नहीं दे, या कर रहे हैं तो मैक्सिमम एक बच्चा कर रहे हैं। प्लस पारसी जो महिलाएं होती हैं ना, वो भी लेट शादी करती हैं। उस वजह से भी क्या होता है कि चांसेस काफी कम हो जाते हैं बच्चा होने के। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है ना, पारसीज की पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हो रही है।
तो हमारे पास दोस्तों जो हमारी मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इसीलिए वो एक स्कीम रन करती है जिसका नाम है जियो पारसी स्कीम। यहाँ पर पारसी कम्युनिटी को कैसे मदद करी जा पाए, उनको पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, वो सारे स्कीम हमने ये 2013-14 में यहाँ पे स्टार्ट की थी। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा जो होगा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे देगी। बाकी ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स तो है ही है, उसके अलावा और ऑर्गेनाइजेशन जैसे पारजोर फाउंडेशन, लोकल पारसी पंचायत, ये सब मिलकर यहाँ पे काम करती हैं। प्लस IIPS जो है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, ये साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट करता है ताकि पता लग पाए कि भाई जो 10 साल पहले हमने स्कीम चलाई थी, क्या उसका कुछ फायदा हुआ भी या नहीं हुआ, क्या वाकई में पारसी की पॉपुलेशन बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। सो काम क्या करते हैं इसके अंदर, काम ये किया जाता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मदद की जाती है। फॉर एग्जांपल किसी को फर्टिलिटी इश्यूज हैं तो वहाँ पर IVF के माध्यम से उनको यहाँ पे बच्चा पैदा करने के अंदर मदद की जाएगी। सरोगेसी के अंदर यहाँ पे मदद की जाती है, ठीक है, हमारी जो टेक्निक्स होती हैं, तो उसके लिए मेडिकल असिस्टेंस पैसा वगैरह भी इनफैक्ट यहाँ पे दिया जाता है। साथ ही साथ फर्टिलिटी इश्यूज के रिगार्डिंग काउंसलिंग देना, है ना, लेट मैरिज करने से किस तरह से फैमिली प्लानिंग में दिक्कत आ सकती है, ये सब चीज़ें की जाती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें फैमिली वेलफेयर के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें एल्डरलीज को भी यहाँ पे मदद की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से स्कीम यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के ऊपर काम कर रही है। पॉपुलेशन बढ़ाना चलो ठीक है, बट धीरे धीरे समय के साथ ना इस स्कीम में और भी एडिशन हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो लाभार्थी हैं उनको ऑनलाइन सारी जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अपना वो व्यवसाय स्टार्ट कर पाएँ, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप के अंदर काम कर पाएँ, इसीलिए उनके लिए अफोर्डेबल लोन स्कीम्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं जियो पारसी स्कीम के अंदर। जो भी मदद मिलती है वो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्टली उनके अकाउंट में चली जाती है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से इनका नंबर बहुत तेज़ी से कम हुआ है, पर हमने स्कीम आने के बाद 400 से ज़्यादा पारसी बच्चों के जन्म के अंदर यहाँ पे मदद की है। तो ठीक है, 400 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट स्टिल इनकी पॉपुलेशन ही 57,000 है, उसके हिसाब से 400 बच्चों को जन्म के अंदर हमने मदद की है इसमें, तो कहीं न कहीं हमें कह सकते हैं कि स्कीम ठीक काम कर रही है, बट अभी और काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है, राइट? तो ये जियो पारसी स्कीम अभी न्यूज़ में थी, ठीक है? अभी इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक वर्कशॉप हुई थी, दैट इज़ व्हाई जियो पारसी स्कीम इज़ इन द न्यूज़। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। दरअसल में ये एक रिपोर्ट है जो कि रिलीज करी गई है बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा। अब देखो इसका आप डेटा देखना, और ये डेटा आप अपने फिल्म्स में तो आपसे पूछा ही जा सकता है, बट मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ डेटा आप अपने इन्वायरमेंट के आंसर्स के अंदर इसमें यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें दुनिया की, तो 2024 में ना लगभग 67 करोड़ लोग जो थे वो हंगर उन्होंने फेस किया। 2050 तक देखो ऐसा बताया जा रहा है कि दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 1000 करोड़ के आसपास या 970 करोड़ के आसपास यहाँ पे पहुंच जाएगी, 9.7 बिलियन। अब उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमारा एग्रीकल्चर भी काम करे, क्योंकि देखो अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमारा खाना भी बढ़ना पड़ेगा, तो एग्रीकल्चर को कम से कम 50% ज़्यादा खाना प्रोड्यूस करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू 2012, और 25% ज़्यादा फ्रेश वाटर भी हमें ज़रूरत होगी। पर एक्चुअल में अगर हम बात करें तो पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है हमारे पास, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर लगभग जो भी पानी विड्रॉ होता है ना फ्रेश वाटर, तो 70% ज़्यादा पानी तो एग्रीकल्चर ही यूज़ कर लेता है। तो दुनिया का 10% जो ग्लोबल लैंड है वो कहीं न कहीं डिग्रेडेड है आज के समय के ऊपर, ठीक है? तो अगर हम बात करें ना पिछले 50-60 साल की, तो आप नोटिस कर पाओगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो बढ़ी है ना, उसमें लैंड नहीं बढ़ी। लैंड तो उतनी ही है जितनी हम एग्रीकल्चर के लिए पहले इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल थोड़ा-सा एक्सपेंशन है। तो मेनली ये हुआ है कैसे? इंटेंसिफिकेशन से। उसी ज़मीन से ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन निकालने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें इरिगेटेड लैंड की, तो इरिगेटेड लैंड यहाँ पे डबल हो चुकी है, राइट? केवल और केवल 23% क्रॉपलैंड ही इरिगेटेड है, पर वहीं से ज़्यादातर प्रोडक्शन निकलता है, 48% क्रॉप वैल्यू। पर इसमें इस रिपोर्ट में ये भी बात करी गई है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से, मोनोक्रॉपिंग, एक सिंगल क्रॉप को ही जैसे लगाने से, जैसे भारत में चावल बहुत ज़्यादा हम लगाते हैं, उससे कहीं ना कहीं सॉइल डिग्रेडेशन और बाकी सारी समस्याएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इन्होंने क्या सुझाव दिए हैं? इन्होंने कुछ सुझाव जो दिए हैं उनमें ये है कि एक तो हमें रेन फेड एग्रीकल्चर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी क्रॉप्स जो कहीं न कहीं सूखे को भी टॉलरेट कर पाएँ, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोनोक्रॉपिंग से दूर जाना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी।
फिर लैंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, ठीक है ना। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस उनको ध्यान में देखा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ना, जैसे पंजाब की मैं बात करूं तो देखो, पंजाब इज नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग राइस, बट पंजाब में खूब सारा चावल होता है। ये कहीं ना कहीं हम एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग के अगेंस्ट जा रहे हैं। कई फसलें जो उड़ीसा में लग सकती हैं, मणिपुर में नहीं लग सकती, जो मणिपुर में लग सकती हैं वो केरला में नहीं लग सकती। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग, वहाँ पे कंडीशंस के हिसाब से, लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें फसलें ग्रो करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें फोकस करना चाहिए अर्बन और पेरी अर्बन फार्मिंग। जैसे आप लोगों ने हाइड्रोपोनिक्स का नाम सुना होगा, यहाँ पर आप पानी के अंदर यहाँ फसलों को उगाते हैं, ना कि मिट्टी के अंदर। उसी तरह से वर्टिकल फार्मिंग, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टली अगर ग्रो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, यहाँ एक लेयर, इसके ऊपर एक लेयर, एक उसके ऊपर एक लेयर, ऐसे वर्टिकली अगर आप ऊपर से ऊपर करोगे तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल फिश राइस फार्मिंग, जहां पर एक का इनपुट दूसरे के लिए आउटपुट बन जाता है, या एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बन सकता है, वो सब चीजें करनी चाहिए। उससे कहीं ना कहीं हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम होता है। तो ये कुछ यहाँ पे इन्होंने सुझाव यहाँ पे दिए हैं। बाकी ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर, जैसे मैंने बताया, ऑर्गेनाइजेशन ये रिलीज करती है। पिछले एडिशन इसके 2011 और 2021 में आए थे। एंड इस तरह से बताता है कि क्या क्या और काम हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के फोकस एरिया यही होते हैं कि बताती है कि दुनिया में लैंड और वाटर का रिसोर्स का कितना इस्तेमाल हो रहा है, कैसे और चीज़ें हम यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, NCPOR के बारे में, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों एक्चुअली पता क्या था, अभी एंटार्क्टिक डे की सेलिब्रेशंस थी, उस टाइम के ऊपर NCPOR के ज़बरदस्त जो काम इसने किया है ना, उसको बहुत ज़्यादा सराहा गया। तो हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए NCPOR के बारे में, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। इसको बनाया गया था 1998 के अंदर, ताकि जैसा नाम में मेंशन है ना, पोलर एंड ओशन रिसर्च को हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर पाए। इसको पहले जाना जाता था नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, पर अब इसका नाम NCPOR यहाँ पे हो चुका है। ध्यान रखना, यहाँ पर इसकी जो मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है ना। और इसके हेडक्वार्टर आपको वास्को ड गामा गोवा के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब एक बात आप अंडरस्टैंड करना, अगर मैं बात करता हूँ ना स्टेशंस की, जैसे फॉर एग्जांपल आर्कटिक के अंदर हम बात करें, देखो आर्कटिक के अंदर ना हमारे दो स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। आर्कटिक के अंदर एक तो है आपका हिमाद्री, जो कि अपने आप में क्या है, लैंड स्टेशन है। और दूसरा है आपका IND आर्क, इंड आर्क, ठीक है। ये अपने आप में अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी आपको देखने को मिल जाएगी। इनको मैनेज करना आपके NCPOR की ही जिम्मेदारी है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें अंटार्कटिका की, राइट, वहां पर आपने सुना होगा दक्षिण गंगोत्री के बारे में। दक्षिण गंगोत्री पहले हुआ करता था, ये पहला था हमारा, अब तो हमने डीकमीशन कर दिया है। पर उसके अलावा अगर हम बात करें मैत्री और आपका जो भारती है, इनको मैनेज करना, इनको सारा हैंडल करना किसकी जिम्मेदारी है, NCPOR की ही। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च को यहाँ पे ये फैसिलिटेट करता है। जो भी साइंटिफिक रिसर्च आर्कटिक आर्कटिक अंटार्कटिक या और जगह पे होती है उसको देखता है। इनफैक्ट अगर हम हिमालयास की बात करें ना, वहाँ जो हमारा हिमाश रिसर्च स्टेशन है उसको भी NCPOR ही यहाँ पे मैनेज करता है। सिमिलरली हमारे बात करें ORV होते हैं हमारे ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल, ओशंस के रिगार्डिंग ऑब्जर्व या रिसर्च करना, तो वो मैनेज करना। जैसे हमारा एक वेसल है सागर कन्या के नाम से, तो उसको भी यहाँ पे मैनेज आपका NCPOR ही करता है। सिमिलरली 200 नॉटिकल माइल तक हमारा जो EZ होता है, वहाँ स्टडीज को लीड करता है। सिमिलरली हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो 200 मीटर की डेप्थ से ज़्यादा होती है, उसको भी यहाँ पे NCPOR ही देखता है। हमारे अलग अलग तरह के डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स चलते हैं अरेबियन सी के अंदर, राइट, उसको भी यही देखता है। सिमिलरली बहुत सारे पॉलीमेटेलिक नड्यूल्स होते हैं, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स होते हैं, उनको एक्सप्लोर वगैरह करना भी इसी की जिम्मेदारी है। दुनिया में ना दरअसल में एक प्रोग्राम है IODP, इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम। ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ना, ये भी इंडिया की तरफ से इसको हैंडल करना आपके NCPOR की जिम्मेदारी है। क्या है ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम दुनिया की स्टडी को दुनिया की हिस्ट्री को स्टडी करता है, जियोडायनेमिक प्रोसेसेस को स्टडी करता है, प्लस किस तरह से सारा काम हो रहा है आपके सी फ्लोर से ऊपर, आपके रॉक्स को कलेक्ट करना, सेडिमेंट को कलेक्ट करना, ओशन फ्लोर कैसे कैसे बदल रहा है, वो सारी चीज़ें देखना IODP का ही काम है। तो भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने NCPOR को ही यहाँ पे नोडल एजेंसी यहाँ पे इसका घोषित किया गया है। अब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें आप नोटिस कर पाओगे टोटल इसमें 13 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के सेक्रेटरी आपको देखने को मिल जाएंगे।
बाकी जो डायरेक्टर होते हैं वो इसके अलग अलग R&D एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं एंड इस तरह से बाकी और कंपोजिशन इस पर्टिकुलर बॉडी का देखने को मिल जाता है। एक कमेटी भी है, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एनसीपीआर की एक्टिविटीज़ के लिए प्रॉपर गाइडेंस और साइंटिफिक डायरेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक तो था यहाँ पे आपका एक्सरसाइज एक्विवरिन के बारे में, दोस्तों भारत और मालदीव्स के बारे में, ठीक है। इन दोनों देशों के बीच में ये एक्सरसाइज होती है और इस एक्सरसाइज का मतलब फ्रेंड्स ही होता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। रेज बेट की बात करें तो यहाँ पर देखो काम डिस्कशन नहीं, बल्कि ऐसा कंटेंट जो एंगर को प्रमोट करे, ऐसा कंटेंट जो लोगों में फ्रस्ट्रेशन लेकर आए, उसको बोलते हैं रेज बेट। तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट है। बाकी तीसरे स्टेटमेंट की जो बात है ये बिल्कुल अपने आप में करेक्ट देखने को मिल जाएगी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।